तो ये कॉन्टिनेंटल जीटी रॉयल एनफील्ड की तरफ से 650। तो इस बाइक के बारे में बात करेंगे। तो गंदी इसलिए है ये भी क्योंकि मैंने अभी चंडीगढ़ टू बेंगलोर और वे बैक पूरा ट्रिप किया वाया अहमदाबाद, मुंबई, पुणे एंड देन बेंगलोर। एंड देन वापसी पे मैंने चंडीगढ़ टू मुंबई इसको नॉन स्टॉप चलाया, बिल्कुल ही नॉन स्टॉप, 1000 किलोमीटर्स समथिंग। तो पूरी बात करते हैं इस बाइक के बारे में, कैसी परफॉर्मेंस इसने दी है हमें, और देख लेते हैं कितने किलोमीटर हमने कर लिए हैं। 8 मंथ्स हुए हैं और 20,000 समथिंग हमने किलोमीटर कर लिए हैं। और लाइक पेट्रोल टैंक इसका काफ़ी छोटा है, टूर के लिए काफ़ी छोटा है। आपको 150 किलोमीटर के बाद रुकना पड़ जाता है, पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ जाता है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए इसका पेट्रोल। माइलेज इसकी समथिंग अराउंड 20 to 23। हाईवे पे क्रूज़ करोगे तो 23 तक 100 की स्पीड पे, अदरवाइज़ 20 रहती है। उससे नीचे बहुत ही मुश्किल है, अगर आप 160 पे चला रहे हैं तो उससे नीचे जाएगी। बाकी टायर इसके ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी, इवन 6-7,000 से टायर ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हो टायर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत ही हल्का सा बचा है, मतलब टोटल लॉस्ट है, टायर पूरा ख़त्म हो चुका है। बाकी साउंड इसकी काफ़ी अच्छी है। और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा खड्डे हैं, आपको पता होगा अगर आप मुंबई के हो तो जो स्टैंड है इसका, इसके पीछे की पिन निकल गई थी और सेंसर लगे हुए हैं इसमें, तो बाइक चलते चलते ही स्टैंड नीचे गिर गया और बाइक बंद हो गई। तो मैंने क्लच दबा के रखा हुआ था, मुझे नहीं पता था एक्चुअली इशू क्या है, क्योंकि बाइक बंद हो गई है। अगर मैं छोड़ दूँगा 5th गियर पे तो वो बहुत तगड़ा ब्रेक ले लेगी। तो मैंने उसको क्लच दबा के रखा, थोड़ी देर रोल हुई बाइक को, उसके साइड में लगा के मैंने देखा इशू क्या है। बहुत देर बाद ये जो है नीचे ही आ गया पूरा ही। तो अच्छा हुआ ये गिरा नहीं, इसका स्प्रिंग गिरा नहीं। रात को 12-1 बज रहे थे समथिंग। तो उसके बाद लोकल्स की हेल्प से मैंने इसका वायर चढ़ाया, इसका स्प्रिंग चढ़ाया, जो काफ़ी टफ था चढ़ाना। अब वो सही से चढ़ चुका है। ये वाला स्प्रिंग मैंने चढ़ाया था लोकल की हेल्प से। बाकी स्प्रे मैंने बैक टू बैक किया, लाइक 300। बारिश हो रही थी मुंबई से बेंगलोर जाते हुए भी आते हुए भी, पूरी दिन पूरी रात। तो स्प्रे किया 300-400 किलोमीटर्स पे। और स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको बाइक। सो लेट्स स्टार्ट। ये हॉर्न था इसका और ये बहुत ही ज़ोर के बजता है। स्टार्ट हो गई है बाइक। एक और इश्यू इसमें मुझे आया था, वो था कि इसका जो, जैसे अभी मैंने चलाई इसको 500 किलोमीटर, जैसे ही ऑन करते हैं ना और जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इसका आरपीएम सीधा ही 3000 तक चले जाता था। उसके बाद बैक आता था, 3.5 तक भी चला जाता था। उसके बाद बैक आता था यहाँ पे। देख रहे हो कितनी तेज़ आरपीएम जा रहा है। तो ये इसकी पावर है, बहुत ही ब्रूटल है। एक इशू जो मैंने नहीं बताया वो ये है कि इसकी क्लच प्लेट्स 5th गियर के बाद इसमें 5th and 6th के बिटवीन में फॉल्स गियर लग जाता है, मतलब सिर्फ रेव होती है बाइक, आगे नहीं जाती। और ये होता है एट अ स्पीड ऑफ लाइक 100, 120, 130, इवन 140 पे मैंने ये फेस किया है अभी जो मैंने लॉन्ग राइड की। तो उसका मुझे रॉयल एनफील्ड से कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं जब 1000 किलोमीटर चलाई थी, ये बाइक नई थी, इवन अभी 8 मंथ्स ही हुए मुझे लिए हुए, तभी मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बोला ये वो। बट फिर मैं लॉन्ग ट्रिप पे चला गया तो सीधा मैं 5-6,000 क्रॉस कर दी। तो 7,000 पे मैंने इसको खुलवाया, क्लच प्लेट चेक करवाई सारी की क्लच प्लेट में इशू तो नहीं है, तो कोई इशू नहीं था। बट एट 11 और 12, 13,000 पे मैंने इसको दोबारा खुलवाया, तो तब उन्होंने मुझे बोला कि क्लच प्लेट्स ख़राब हो गई है एंड यू हैव टू पे फॉर इट। तो मैंने बोला कि वाई वुड, मैं क्यों पे करूँ भाई,
मैंने तो पहले भी चेक करवा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी मतलब इशू है इसमें। 5th गियर के बाद जब बाइक चल रही है, रेव हो रही है ओनली, पर वो चल रही है, उसकी चेन चल रही है, तो उसकी क्लच प्लेट भी घूम रही होगी उल्टी सीधा, बट कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया मेरे को। तो फिर बहुत ही मुश्किल से लड़ लुड़ के उनसे मैंने बोला कि ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे बैठो, अगर ये फिर से 5th गियर के बाद फॉल्स लगती है तो मैं पैसे नहीं दूंगा 1 भी रुपये। बट वो नहीं बैठे बिल्कुल भी, और मुझे बोला कि क्लच प्लेट्स रहने दो, आप सिर्फ ऑयल की 2000 रुपीज़ पे कर दो। टोटल बिल हुआ था 11,000 का, जो काफ़ी कॉस्टली होता है मतलब क्लच प्लेट्स के लिए। मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा इतने की बाइक लेने के बाद इतना रिपेयर कराना। तो कोई सॉल्यूशन अभी भी नहीं है। अभी भी मुझे सेम 140 के बाद मेरी बाइक में जो है फॉल्स गियर लग रहा था। 140 की स्पीड पे आप चल रहे हो और आपका मतलब गियर ऐसा लग जाता है, आप 6th गियर पे जाने की कोशिश करते हो और आपका गियर नहीं लगता है, और आप एक्सीलेट करते हो लाइक ऐसे, बाइक नहीं बढ़ रही है, आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बाइक ओवरटेक कर रहे हो और फॉल्स गियर लग जाए, गिर सकते हो आप। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये बाइक को ऐसे। मतलब मुझे नहीं पता था इसमें ये इशू है। ओके, मेरे को वबलिंग का पता था थोड़ा बहुत, बट अगर मैं आपको दिखा दूं कि कितना वबल होता है तो यू विल गेट स्केयर्ड कि इतना वबल तो नहीं होना चाहिए बाइक में। तो ये सब है। और क्लच प्लेट्स का भी इशू सॉल्व नहीं किया इन्होंने। मैंने मेल्स लिखी, नो रिस्पांस, मतलब सर्विस तो बहुत ही बेकार है। अभी तक भी ये कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे सोल्यूशन। मैं बहुत बार बोला है उनको, मतलब काफ़ी मुझे जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, जो मुझे पसंद नहीं है करना, कि उनको मैं खुद ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि ये कर दो सही, तब भी वो नहीं कर रहे हैं। मैं फाइंड करने को तो बोल भी नहीं रहा। तो ये एक्सपीरियंस रहा था मेरा। बाकी भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, लाइक इसका अगर टायर निकल जाए, पंचर हो जाए, शुरू में मेरा बहुत पंक्चर हुआ टायर, तो ये लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने इसमें सेंटर स्टैंड लगवा रखा है। जो मुंबई में मुझे ये वाला ये गिरा था, उसकी वो तभी मैं सॉल्व कर पाया जबकि मेरे पास सेंटर स्टैंड था। अगर ये नहीं होता तो मेरे को लगता नहीं है मैं सॉल्व कर पाता उसको। तो ये भी काफ़ी इशू रहता है इसमें, काफ़ी वाइब्रेशंस फील होती हैं आपको जब ये लगाते हो आप, क्योंकि ये देते नहीं है इसके साथ अपने, अलग से लगा रखा है इसी का ये पार्ट है, बट अलग से लगा रखा है। तो ये रहता है। बाकी और कोई इतना इशू, बड़ा इशू नहीं है, बस एक हैंडल मेनली होता है। मतलब आपको हैंडलिंग में अगर कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है तन कितना कैसे राइड करोगे। इतनी लंबी राइड पे मुझे हैंडलिंग में काफ़ी इश्यूज़ हुए, और ये वाला इशू काफ़ी मेजर है मेरे लिए, क्योंकि मेरी शिफ्टिंग ज़्यादा रहती है गियर की, तो और मैं काफ़ी स्पीड में चलाता हूँ बाइक्स, और मैं काफ़ी लंबी राइड पे होता हूँ। तो मतलब हल्का सा भी बैड फील आता है इंजन से, एक गलत रिस्पांस आता है आपको कि फॉल्स गियर लग रहे हैं। 1-2 बार ये 3rd 4th के बीच में भी लगा है, बट वो इतना बहुत ही रेयरली होता है, मैं उनको बता नहीं सकता कि कैसे ये जो इशू है इंजन का वो कैसे सॉल्व करें। तो रॉयल एनफील्ड का कोई भी बंदा अगर देख रहा है तो हेल्प कर सकते हो तुम। मैंने काफ़ी मेल भी लिखे हैं, अब ये सॉल्व तो करते नहीं है और मैं राइडिंग बंद नहीं कर सकता अपनी, या मैं, या तो यही होगा कि इसको खड़ी कर दूँ। और एक और इशू है, इसकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो 10 दिनों में आई थी, तो इसके पार्ट्स नहीं होते हैं। और सोचो अगर ये लद्दाख में ख़राब हो जाए तो फिर, लद्दाख क्या मतलब कहीं भी ओवरऑल इंडिया ये बोलते हैं सर्विसेज अवेलेबल है। आप ये बाइक लेते हो जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि सर्विस मिल जाएगी, बट ऐसा इसके साथ नहीं है, इसके पार्ट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं होते। जब ये क्लच प्लेट्स ख़राब हो गई थी तो 10 दिन मैंने बाइक अपनी खड़ी रखी, तब भी सही नहीं हुई। तब मैं गया, उन्होंने बोला हाँ आ गई, ये डाल देते हैं, मतलब मेरे जाने के बाद। तो ऐसा सीन होता है। बाकी अगर आप खुद सोचो, एक कोई टायर 2 या टायर 3 सिटी या 4 सिटी में ये ख़राब हो जाए, तो आपको चंडीगढ़ जैसी सिटी में मेरे को पार्ट नहीं मिल रहा है, तो वो 10 दिन में आ रहा है, तो अगर आप चलते चलते ख़राब हो जाए तो क्या होगा। एक और इशू मुझे याद आ गया इसी बात से। बाइक मैं चला रहा था, मैंने बंद की, और जैसे जस्ट लाइक बाइक चला के आया, मैं गेट पे पहुंचा, मैंने बंद की ऐसे करके बंद की। मुझे गेट से ऊपर चढ़नी थी, ये मसूरी में हुआ मेरे साथ। मैंने स्टार्ट की और ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, मतलब लाइट जल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम गए वहाँ पे, इसको, मैं मसूरी में था तो वहाँ से डाउनवर्ड्स मेरे को, मैं पता था मुझे कि मैं चले जाऊँगा, टो नहीं करना पड़ेगा मुझे, मैं ऐसे ही न्यूट्रल गियर्स में चल पहुँच जाऊँगा शोरूम तक। तो नेक्स्ट डे मैं गया और मैंने वहाँ पे दिखाई बाइक, उन्होंने बैटरी खोली, बोला बैटरी ख़राब हो सकती है, ये वो सब कुछ अंडर वारंटी था, बट इसका चार्जर ख़राब था, जो कि कहीं यहाँ पे कहीं पे डलता है चार्जर, इसका इधर ही कहीं होता है नीचे। तो इन्होंने चार्जर डाला, तो
बट मेरे को लगता है इसका चार्जर जो वो वाला था ना, वो हर बाइक में डलता है, तो ईज़िली अवेलेबल हो गया। बट इसके और अदर पार्ट्स लाइक इंजन में इसके क्लच प्लेट्स भी ख़राब हो जाती है ना, तो आपको पार्ट नहीं मिलेगा इसका। इसका हैंडल कहीं पे नहीं मिलता है, किसी भी शोरूम में इसका इंटरसेप्टर का हैंडल अवेलेबल नहीं है, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा तभी आएगा। तो पार्ट्स काफ़ी इसकी मुश्किल हैं। जो पार्ट्स दूसरी बाइक में लग रहे हैं, जैसे क्लच वायर हो गई, वो सेम है, तो वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो बाकी क्लच प्लेट 10 दिनों में आई थी, तो काफ़ी हार्ड हो गया था मुझे 10 दिन बिना बाइक के रहना, कार चलानी पड़ी मुझे। और बाकी यही है कि इसका अगर आपको कुछ एरर लगता है 100 स्पीड से ऊपर, तो आप सही नहीं करा पाओगे सर्विस स्टेशन पे जाके, या तो आपको किसी को बहुत ही ज़्यादा, जिसको अभी मेरे को भी पता नहीं है कि इसका करना क्या है, इसका गियर नॉब ख़राब है कि क्या ख़राब है, और कंपनी भी कुछ नहीं करती है। तो इतने पैसे देने के बाद, इतना टैक्स देने के बाद आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। इवन आई हैव फ्रेंड्स की जिन्होंने 2-3 हज़ार ही GT चलाई है और उनका हैंडल ऐसे ऐसे करता है, और कंपनी से इसकी हाँ ये तो ऐसे ही होता है। तो बिफोर परचेसिंग दिस बाइक बस ये देख लेना कि वॉबल बहुत ही करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ मतलब ब्रूटल मशीन है, बट देख लेना लेने से पहले। और जो मुझे था वो मैंने आपको बता दिया। मैं चाहता तो नहीं भी बताता कि इतने इश्यूज़ आ रहे हैं, बट आई थिंक कि कोई होप से बाइक लेता है कि उसको इतनी चलाएगा और फिर उसको लेगा। तो देख लेना, इसके टायर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इवन 7000 पे आप मान लो इसका टायर ख़त्म हो जाएगा इफ़ यू आर रेगुलरली राइडिंग द बाइक। और इसके ब्रेक शूज़ पीछे वाले और आगे वाले ब्रेक शूज़, टायर, तो काफ़ी ओवरऑल खर्चीली बाइक है पेट्रोल के साथ साथ। ये नहीं है कि मेरे को भी लगा था जस्ट पेट्रोल ही महंगा है तो कोई बात नहीं, वैसे अदर बाइक आपको 30 की एवरेज देती है, ये 20 की देती है, तो सैल हो गया। बट इसके अदर खर्चे भी बहुत हैं, वेयर टियर बहुत ही ज़्यादा है। क्लच वायर में 7000 में टूट गई थी। और बाकी ये ब्रेक्स पैड्स के बता दिया मैंने आपको। मतलब एक नॉर्मल बाइक से कंपेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ, बड़ी बाइकों से नहीं कंपेयर कर रहा है इसको। और ये क्लच प्लेट्स 11,000 की हैं और इसकी वारंटी सिर्फ 3 ही, किसी ने मुझे मुंबई में मुझे बोला 3000 वारंटी रहती है क्लच प्लेट्स की। मेरे सर्विस स्टेशन ने बोला 6,000 रहती है। बट मेरी एक छोटी सी राइड 6,000 किलोमीटर की होती है, तो मैं अब 11,000 बार बार क्लच प्लेट्स में डालते रहूँगा और मेरा सॉल्यूशन भी कुछ नहीं होता है वो 5th गियर के बाद फॉल्स वाला, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है ओवरऑल। तो रीसेल वैल्यू इसकी नहीं है, मतलब है अगर आपके पास बायर है कोई, बट अगर बायर नहीं है तो लोग इसके कितने भी रुपए लगाते हैं। कोई बोलता है 2 लाख की दे दो, भाई फ्री में थोड़ी लिए 2 लाख की दे दो। तो अभी ये सब चीज़ों की वजह से आई एम प्लानिंग टू सेल दिस बाइक एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये खड़ी खड़ी पैसा खा रही है मेरा, क्योंकि मुझे चलाना तो पड़ता ही है, क्योंकि राइडिंग क्वालिटी इसकी बड़ी अच्छी है। ओवरऑल आपके हैंडल हिल भी रहा है जब भी आपको फील गुड हो रहा है। बट पहले जब शुरू में लेके आया था इसका हैंडल काफ़ी लाइट होता था, काफ़ी हार्ड हो गया है, जिसकी वजह से बैक टूट जाती है पूरी की पूरी। और लंबी राइड्स इसमें आसान नहीं है, मैंने की है वो अलग बात है, बट 50 किलोमीटर्स के बाद आपको लगता है कि आपने ज़्यादा ही लंबी राइड कर ली है। मैंने इसमें BKG का एयर कुशन लगाया था, जिसकी वजह से मैंने इतनी लंबी राइड की, एंड अगर वो नहीं होता तो मैं कर ही नहीं पाता। 1000 किलोमीटर मैंने 16 घंटे में किए हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं कुशन में बैठा था, इस सीट पे नहीं। तो ये सीट काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब सीट हार्ड नहीं है, ये बाइक बनी ही नहीं है इतने लॉन्ग राइड्स के लिए, क्योंकि इसका टैंक छोटा है और राइडिंग जो इसका पोजीशन है वो काफ़ी वो है, ऊपर से वबल करती है। सो दैट्स ऑल। बात करते हैं इसके डिस्क पैड की। तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, 2500 से 3200 तक या 2500 तक ही आते हैं इसके डिस्क पैड। एक बार डलाया है मैंने पीछे वाले, अभी तक आगे वाले नहीं डलाए, 20,000 चला चुका हूँ। तो इसके डिस्क पैड जो हैं वो 2500 रुपीज़ के हैं और अब फिर से ये ख़त्म हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं ख़त्म हो गए हैं पूरे। ठीक है, बाकी और कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी इंजन में इश्यूज़ हैं इसके थोड़े बहुत, पावर है, सब कुछ है, बट इश्यूज़ हैं। टैंक बहुत छोटा है, वबल करती है, लाइक वबल दिखाऊंगा तो आप यू विल नेवर गोना बाई दिस बाइक। इतना तगड़ा वबल होता है इसका, पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है राइडिंग का। और वबल का रीज़न भी काफ़ी कुछ है, लाइक बैलेंसिंग भी इशू हो सकता है, जो कि कंपनी मतलब सर्विसिंग की इतनी अच्छी नहीं है, इनको खुद नहीं पता होता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। बिकॉज़ ये नहीं चलाते हैं हाई स्पीड पे बाइक, इनको बस 50-60 पे बाइक चलानी आती है, उस पर ये देखते हैं इश्यूज़ नहीं आ रहे। उससे ऊपर 100 से ऊपर इनको बोलोगे आप चला के दिखाओ तो ये दे नेवर गोना डू इट। बट आई डोंट नो व्हाई दे आर सेलिंग बाइक दैट गोज़ टू 180 किलोमीटर पर आवर, और ये 50-60 की स्पीड पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो बनाते वक्त भी इनको पता ही होगा ना कि इतनी स्पीड पे बाइक चलनी है।
तो इनको इश्यूज़ ज़्यादा पता नहीं होते हैं, तो दे आर वेरी बैड इन सर्विस। और बाकी इस पर मुझे हैंडल लगाना था इंटरसेप्टर का, बट मैंने नहीं लगाया और इतनी बड़ी राइड की। बाकी बाइक अभी साफ़ होएगी तो नहीं हो जाएगी। लुक्स में इस बाइक का कोई भी मतलब डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। मतलब वो हाई प्राइस पे है, इस प्राइस पे नहीं है। लाइक 3.5 पे आपको लुक्स नहीं मिल सकते इतने ख़तरनाक जितने इसमें मिलते हैं। बाकी इंजन अब बिग फ़ैन। बाकी और जो बाकी पार्ट्स हैं उसका इतना बिग फ़ैन नहीं हूँ मैं, बस इंजन का हूँ। बाकी हैंडल 0, 10 आउट ऑफ 0 हैंडलिंग में। बाकी जाना का ये बैकरेस्ट एंड लगेज वो है। और बाकी बाइक को नहीं पता लगता, इसमें कितना भी लोड दे दो आप, ये मेरे ख्याल से गाड़ी को भी खींच देगी आराम से। और फ्रंट टायर अभी तक चल रहा है, 20,000 हो चुका है फ्रंट टायर, और अभी तक स्टिल थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो मैं डला नहीं रहा हूँ, बट स्टिल अभी भी ठीक है 20,000 के बाद। पर फ्रंट पैड्स ख़त्म हो गए हैं। बाकी इसके शॉकर भी सुनने में आए हैं ख़त्म हो गए हैं, 20,000 हुए हैं शॉकर, मतलब काफ़ी हार्ड हो चुके हैं, ऑयल ख़त्म हो गया। मैं भी मुंबई में मैंने दिखाया था सर्विस स्टेशन पे, तो उन्होंने मुझे यही बोला। बाकी इसकी एक बार 7,000 पे क्लच वायर जो है टूटी थी, तो वो भी डला ली है। वैसे स्पेयर में मैंने रख ली थी मुंबई से क्लच वायर कि कहीं ब्रेक हो जाए। हॉर्न ख़राब हो गया था इसका, और हॉर्न के बिना काफ़ी टफ हो जाता है इसको चलाना, क्योंकि स्पीड में चलती है तो आपको हॉर्न देना ही पड़ता है। तो एक हॉर्न डलाया है लेफ़्ट साइड का, वो बिल्कुल नया होगा आई थिंक, नहीं वो भी गंदा हो चुका है। तो ये डलाया था कुछ 350 का है। इसके सारे पार्ट सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, काफ़ी सस्ते पार्ट्स हैं। क्लच वायर 150, 200, 300 की आ जाती है, इतने में आ जाती है, मतलब 250 की होगी जैसे ज़्यादा। बाकी हॉर्न जो है बजना बंद हो गया था, तो ED40 डाला, उसके बाद हॉर्न सही बजता है, इसका हॉर्न काफ़ी अच्छा बजता है। बाकी टॉप स्पीड जो मैंने चलाई 165 किलोमीटर पर आवर, उससे ऊपर भी शायद गई थी, बट मेरा मीटर पे ध्यान नहीं गया। तो ये है एक छोटा सा ओवरव्यू कॉन्टिनेंटल GT650 का, जो आप लोग देख रहे हो आफ्टर अ बिग राइड। 6,000 किलोमीटर्स इन अ वीक किए हैं मैंने इसमें। तो ये था मेरा रिव्यू। बाकी बाइक की शीशा पूरा गंदा हो जाता है बारिश में, तो बार बार कपड़ा मारना पड़ता है वरना। बाकी इस बाइक बिल्कुल स्टॉक है, कुछ भी डलाया नहीं है इसमें कभी भी, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस बैकरेस्ट, नथिंग, सब कुछ स्टॉक है। और शीशे काफ़ी हिलते हैं, मतलब 120-130 के बाद तो आपको पता दिखेगा नहीं कुछ इसमें कि पीछे से क्या आ रहा है। और बाकी सही है सब कुछ। और इसमें मीटर काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाइक दिस। आप मीटर देखोगे, एक तो ये पेट्रोल भी दिखा रहा है कि फुल है, बट ये एक्चुअली में पेट्रोल फुल नहीं है। एक्चुअली में इसमें 1-2 डंडे हैं, बट इसका मीटर ऐसे ही है बस। और टंकी शायद थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, या इनको सेम टंकी पीछे देनी चाहिए, जिससे इसको लॉन्ग टूर कर सकें, क्योंकि इसमें तो लॉन्ग टूर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है काफ़ी। तो इतना ही अभी, बाकी कभी चला के दिखाएंगे।